विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक और अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों से बात करूंगा मौर्य साम्राज्य के विविध तथ्यों के बारे में। इससे पूर्व की कक्षा में मैंने आपसे विद्यार्थियों बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य के मूल्यांकन के बारे में, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे शासक के बारे में जो कि अपने ही दौर के दो महान राजाओं के बीच के अंदर हुआ था, और काफ़ी हद तक हम उसके व्यक्तित्व में कुछ कमियां निकाल सकते, या काफ़ी हद तक हम उन परिस्थितियों के आधार पर ये कह सकते हैं कि वह दो महान शासकों के बीच में दब गया। एक तरफ उसका पिता था चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी तरफ उसका बेटा था सम्राट अशोक। एक ने राजनीतिक क्षेत्र में विविध प्रकार की उपलब्धियों को हासिल किया और दूसरे ने नैतिकता और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उन मापदंडों को छुआ जिसके कारण इतिहास के अंतर्गत उसे अशोक महान के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा सम्राट जिसने कि अलौकिक जगत के स्थान पर पारलौकिक कल्याण को महत्वपूर्ण समझा, अलौकिक इहलौकिक सुखों को नश्वर माना और पारलौकिक जीवन की सार्थकता में यकीन किया और मानव के नैतिक कल्याण और उन्नति के लिए कोशिश की। विद्यार्थियों, आप आसानी से समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ बिंदुसार के बारे में। वो बिंदुसार जिसने कि लगभग 299 ईसा पूर्व से लेकर 274 ईसा पूर्व तक शासन किया। यद्यपि कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि यह समय 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व है, और कुछ इतिहासकार इसे 299 से लेकर 274 ईसा पूर्व तक का समय मानते हैं। चाहे जो भी हो, हमें बिंदुसार के बारे में बहुत सारी बातें मिलती है। इतिहासकारों का यह मानना है कि जब बिंदुसार का जन्म होने वाला था और वो अपनी माँ के गर्भ में था, उस वक्त उसकी माँ बीमार हो गई और उसके पेट के अंदर जहरी जहर फैल गया। तो ज्योतिषी क्या राजवैद्यों ने यह कहा कि ऐसी स्थिति में बच्चे की जान बचाने के लिए ज़रूरी है कि माँ का पेट चीर कर निकाला जाए। तो बिंदुसार को माँ का पेट चीर कर बाहर निकाला गया, और कहा जाता है कि उस वक्त उसके माथे के ऊपर उस विष का, जिसको शार कहते हैं, उसका एक बिंदु लगा हुआ था, इसलिए उसका नाम बिंदुसार कहा गया। यद्यपि अलग अलग ग्रंथों में हमें इसके अलग अलग ग्रंथों के बारे में नामों के बारे में जानकारी मिलती है। कहीं पर इसका नाम हमें भद्रसार देखने को मिलता है और कहीं पर हमें इसका नाम नंदसार भी देखने को मिलता है। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस या अमित्रघात की उपाधि दी है। लेकिन यदि हम बिंदुसार के व्यक्तित्व और कृतित्व का विद्यार्थियों विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि हमें ये सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि क्या उसके भी शत्रु थे या उसने भी किसी शत्रु का वध किया, क्योंकि हमें उसकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हमें तारानाथ का एक कथन हमारे सामने जरूर मिलता है कि जिसमें तारानाथ ये कहता है कि चाणक्य ने बिंदुसार के समय में 16 राजाओं और 16 सामंतों का अंत किया और बिंदुसार को पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक का अधिपति बनाया। विद्यार्थियों, तारानाथ के इस कथन के ऊपर पूरी तरीके से यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी पश्चिमी समुद्र की जब बात की जाती है तो हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी पश्चिमी भारत के इलाके सौराष्ट्र, गुजरात और जूनागढ़ के इलाके रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख के आधार पर स्पष्ट रूप से पहले से ही चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में प्रमाणित होते, और उल्टे हम बिंदुसार के समय में हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि कलिंग का प्रांत, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य साम्राज्य में शामिल था, वह बिंदुसार की कमजोरियों के कारण, बिंदुसार की राजनीतिक कमजोरियों के कारण वह स्वतंत्र हो गया था। और यही कारण है कि इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक ने उसे वापस जीतने के लिए प्रसिद्ध कलिंग युद्ध की लड़ाई लड़ी। तो हमें विद्यार्थियों बिंदुसार के बारे में कोई महत्वपूर्ण सैनिक उपलब्धियों का हमें उल्लेख नहीं मिलता है। हमें बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह की जानकारी मिल रही है, और यह विद्रोह तक्षशिला के विद्रोह थे। पहले विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक को भेजा गया था, और दूसरा विद्रोह, उसमें कहा जाता है कि दूसरा विद्रोह खुद बिंदुसार के बेटे सुसीम का उसके अंदर हाथ था।
ऐसा कहा जाता है कि सुसीम तक्षशिला का राज्यपाल था और वहाँ की जनता सुसीम के कार्यों से असंतुष्ट हो गई थी और उन्होंने बगावत की। और दूसरी बात ये है कि खुद बिंदुसार के जीवन के अंतिम काल में कह सकते हैं या अशोक का प्रारंभिक भाग, उसमें खुद अशोक ने इस विद्रोह का दमन किया था। तो तक्षशिला के हमें दो विद्रोह की जानकारी इस दौर के अंदर देखने को मिल रही है। यदि हम बिंदुसार के वैदेशिक संबंधों का अध्ययन करें या कूटनीतिक संबंधों का अध्ययन करें तो हमें इस बारे में कुछ जानकारी मिलती है। यदि जैसे कि हमें इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो का विवरण मिलता है। स्ट्रैबो के विवरण के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस सोटर ने अपने एक दूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार के अंदर भेजा था। ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से कुछ चीज़ों की मांग की, जिसमें वह मीठी मदिरा की मांग कर रहा है, इसके अलावा सूखे अंजीर की मांग कर रहा है और साथ ही साथ वो दार्शनिक की भी बात कर रहा है। तो इस बारे में कहा जाता है कि एंटियोकस सोटर ने दो मांगे मान ली, मदिरा की बात मांग ली और अंजीर की बात भी मान ली, लेकिन उसने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया और कहा कि हमारे यहाँ यूनान में दार्शनिकों का विक्रय करने की परंपरा नहीं मिलती। इसी प्रकार इतिहासकार प्लिनी, वो ही लगता है कि टॉलमी के शासक, अपने मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने अपने एक दूत डायनेसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। यद्यपि ये कहना मुश्किल है कि डायनेसियस ने अपना परिचय पत्र या की बिंदुसार को दिया या अशोक को दिया, क्योंकि यह बिंदुसार के राज्य के अंतिम पल में भेजा गया था। तो इस बारे में निश्चित रूप से जानकारी नहीं मिलती कि डायनेसियस अपने बिंदुसार के दरबार में था या अशोक के दरबार में था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि डायनेसियस का आगमन हुआ था, जैसा कि प्लिनी अपने विवरण के अंदर इस बात की पुष्टि करता है। विद्यार्थियों, बिंदुसार के हमें कई पुत्रों का उल्लेख मिलता है और हमें यह भी जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के बाद उसके बेटों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ और इस उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर भाग लेने वालों में सुसीम, जो बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा था, और अशोक, ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों की हत्या करने के बाद, काफ़ी भाइयों की हत्या करने के बाद, हालांकि बौद्ध विवरण तो जो संख्या बताते हैं वो काफ़ी अतिशयोक्तिपूर्ण है, वो 99 के आसपास उन 99 भाइयों की हत्या करने का उल्लेख करते हैं, लेकिन इसमें पूरी तरीके से सत्यता नहीं है। वास्तव में बौद्ध ग्रंथ इस बात की जानकारी इसलिए देना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अशोक जैसा क्रूर व्यक्ति भी, जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, वह बुद्ध की वाणी से प्रभावित होकर किस प्रकार से वह अहिंसा के रास्ते के ऊपर चल पड़ा। तो हमें इस प्रकार के उत्तराधिकार संघर्ष का उल्लेख मिलता है और इस संघर्ष में अल्टीमेटली अशोक विजय रहा। हाँ, इसीलिए हमें अशोक के राज्यारोहण और अशोक के राज्याभिषेक और अशोक द्वारा सत्ता ग्रहण किए जाने के बीच में 4 साल का हमें गैप देखने को मिल रहा है। 273 ईसा पूर्व में अशोक ने सत्ता को संभाला और 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्यारोहण हुआ। तो ये 4 साल हमें उत्तराधिकार संघर्ष के रूप में या भाइयों के बीच संघर्ष के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक बिंदुसार के धर्म की बात की जाती है तो महावंश और थेरवाद से इस बात की पुष्टि होती है कि वो ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। थेरवाद उसको ब्राह्मण धर्म का समर्थक बताता है और महावंश में लिखा है कि बिंदुसार ने 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया था। और इसके अलावा दिव्यावतार का विवरण अशोक को, अपने बिंदुसार को आजीविक मत का समर्थक बताता है। जो भी हम कहें कि जो कुछ भी बात करें, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि बिंदुसार का समय शांतिपूर्ण निकला था और बिंदुसार ने कोई नवीन राजनीतिक अभियानों को संपादित नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त विशाल साम्राज्य शामिल था। और कलिंग, ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का यह कहना है कि कलिंग बिंदुसार के समय में मौर्य का हाथ से निकल गया था और कलिंग को वापस पाने के लिए ही अशोक को पुनः इस प्रकार का युद्ध करना पड़ा। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैंने आपसे बात की बिंदुसार के बारे में। वह बिंदुसार जिसे यूनानी इतिहासकारों ने अमित्रोचेटस या अमित्रघात के नाम से संबोधित किया है, वह बिंदुसार जिसकी माता के रूप में हमें दुर्धरा का नाम देखने को मिलता है, वह बिंदुसार जिसके मुख्यमंत्रियों के रूप में हमें चाणक्य का नाम देखने को मिलता है, हमें सुबंधु का नाम देखने को मिलता है और इसके अलावा हमें राधागुप्त नाम का व्यक्ति भी बिंदुसार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में
कार्य करता हुआ दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपसे बिंदुसार के बारे में बात की। आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा सम्राट अशोक के बारे में, उसके नैतिकता के संदेश के बारे में, उसके धम्म के बारे में, अशोक के अभिलेखों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।